नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने मैं जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ ये कॉस्मॉस, यूनिवर्स, फिजिक्स से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लैक होल। ब्लैक होल है क्या चीज़? देखिए, ब्लैक होल एक बेसिकली बहुत 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 सुपर मैसिव कह लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास ठूसा हुआ है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, इतना ज़्यादा उसका मास है बहुत कम एरिया के अंदर कि आप उस ब्लैक होल के करीब से अगर किसी मैटर को गुजारेंगे तो वो उस मैटर को हड़प लेगा। प्लस अगर आपने उस ब्लैक होल के करीब से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या फोटोन को पास करवाया तो वो ब्लैक होल उस फोटोन को भी अपने पास से गुजरने नहीं देगा, वो उसको भी इसी तरह से ही हड़प लेगा जैसे कि वो किसी मैटर को अपने पास हड़प लेता है। याद रखिएगा, ब्लैक होल एक पॉइंट ऑफ कह लीजिए यूनिवर्स में सिंगुलैरिटी को कहा जाता है, जहां पर आने के बाद बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्टार्स जो है वो ब्लैक होल का शिकार बन जाते हैं और अपनी आखिरी झलक दिखलाकर हमें दुनिया से रुखसत होते हैं। बहुत दफा ऐसा ऑब्जर्व भी हुआ है कि स्टार जो है वो ब्लैक होल के करीब से गुजरे और ब्लैक होल ने उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया, उसब कर लिया, पूरा निगल लिया, स्वैलो कर गया उसको। और जब आप उनकी स्वैलोइंग हो रही होती है उन स्टार्स की, तो उस वक्त जो रेडिएशंस निकलती हैं उन स्टार्स की, जो आखिरी कह लीजिए शमा बुझती है, ठीक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त देखने वाली होती हैं। बहरहाल, तो पहली बात तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिवर्स के वो हिस्से जहां मैटर इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो जाए कि वो हिस्सा अपने अंदर तमाम अपने आसपास के मैटर को क्या करने लगे, स्वैलो करने लगे। प्लस वहां उसके करीब से अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजरे तो वो उसको भी स्वैलो कर जाए, इसको ब्लैक होल कहा जाता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम मूव करते हैं अपने अगली बुलेट के ऊपर, और हमारी जो अगली बुलेट है वो है इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी किसको कहा जाता है? देखिए, आपका जो ब्लैक होल है, जाहिर सी बात है कि उसका एक दायरा कार होगा जहां पर आने के बाद आपके ब्लैक होल के जो इफेक्ट्स हैं वो बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे लाइट गुजरी ब्लैक होल के एक दायरे कार के पास से और वहां पर आने के बाद ब्लैक होल ने उस लाइट को क्या कर लिया, अपने अंदर स्वैलो कर दिया। तो ये जो लाइट, जिस वो रेडियस कह लें ब्लैक होल का, या कह लें कि वो बाउंड्री ब्लैक होल की जिसके अंदर ब्लैक होल अपने असरात दिखाता है, उसको कहा जाता है इवेंट होराइजन। तो जब आप इवेंट होराइजन पर पहुंच से बाहर रहेंगे इवेंट होराइजन से, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर जो ब्लैक होल है उसकी जो स्वैलोइंग कैपेबिलिटी है वो एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसके इवेंट होराइजन के पास आए या उसके अंदर चले गए तो ब्लैक होल आपको जो है वो पी जाएगा, चाहे आप मैटर हो चाहे आप लाइट हो। तो ये तो कहलाता है इसका इवेंट होराइजन। यानी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन से क्या मुराद है? वो बाउंड्री जिसमें ब्लैक होल अपना असर दिखाता है। सिंगुलैरिटी से क्या मुराद है? सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर को कहा जाता है और ये वो मुकाम होता है जहां पर आने के बाद जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी स्पेस और टाइम से ही चल रही है, तो स्पेस टाइम का कर्वेचर यहां पर आने के बाद इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर जो पॉइंट है, अब दो तरह के चूंकि ब्लैक होल होते हैं, एक होता है रोटेटिंग, एक होता है नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। तो जो पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट है रोटेटिंग ब्लैक होल का, वो एक सर्कुलर डिस्क की तरह से होता है और नॉन रोटेटिंग का एक सिंपल सा पॉइंट होता है। तो बहरहाल इसमें अभी फिलहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक टॉपिक का जो बेसिक मकसद है वो आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं भी नहीं जा रहा फिर उतनी डिटेल के अंदर। तो जो बाउंड्री है बाहर की वो इवेंट होराइजन, और जो सेंटर ऑफ द ब्लैक होल है दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। आगे चलते हैं। हॉकिंग रेडिएशन से क्या मुराद है? देखिए, एक जमाने में ये माना जाता था कि ब्लैक होल अपने अंदर तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, निकालता कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स, जो आज के दौर का समझे आइंस्टाइन भी कहा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ब्लैक होल अपनी पोल्स पर से रेडिएशंस को इमिट करता है और इस वजह से हम ये कहते हैं कि ब्लैक होल की भी अपनी कोई ना कोई एक लाइफ होगी जिसके बाद वो ब्लैक होल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मादूम हो जाएगा, क्योंकि वो इमिट भी कर रहा है रेडिएशंस। तो इन रेडिएशंस को जो ब्लैक होल इमिट करता है अपने पोल्स पर से, बिल्कुल उस तरीके से जैसे ब्लैक बॉडी करती है। ब्लैक बॉडी अपने ऊपर गिरने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो रेडिएशंस इमिट भी करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हॉकिंग रेडिएशंस वो रेडिएशन है जो ब्लैक होल के पोल्स पर से इमिट होकर बाहर की तरफ आती है। मजीद आगे चलते हैं। तो ये एक बात थी ब्लैक होल से रिलेटेड कि जर्नली ये मत समझ लीजिएगा सिर्फ ले ही रहा है, कुछ देता भी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में। देखिए न्यूट्रॉन स्टार आप यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ब्लैक होल की बहुत ही प्रिमिटिव शक्ल है, बहुत ही इब्तदाई शक्ल है, और शायद वो कभी ब्लैक होल बन भी ना पाए। न्यूट्रॉन स्टार उस वक्त वजूद में आता है, देखिए एक स्टार के पहले आप समझ लें स्टार क्या होते हैं, क्योंकि आगे का हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे स्टार्स से रिलेटेड है। स्टार की डेफिनेशन होती है हॉट ल्यूमिनस बॉडी ऑफ प्लाज्मा, एक बहुत गर्म, ल्यूमिनस माने अपनी रोशनी खुद पैदा करने वाला, और प्लाज्मा आप जानते हैं हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर को कहा जाता है। तो जो स्टार्स होते हैं उन पे जो बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है वो आप सब जानते ही होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। स्टार क्या करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फ्यूज किया, हीलियम बना लिया, हीलियम हीलियम को फ्यूज किया, इस तरह से बड़े एलिमेंट्स को बनाता चला जाता है। शुरू में सारा हाइड्रोजन, हमारा जो सन है क्योंकि ये भी एक स्टार है और ये अपने मेन सीक्वेंस के अंदर चल रहा है। मेन सीक्वेंस क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फ्यूज करो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से और उसके बाद अपने लिए एनर्जी पैदा करो। तो जाहिर सी बात है कि हर स्टार के पास जो फ्यूल है वो लिमिटेड है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो जब स्टार्स फ्यूज कर करके अपना जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो सारा खत्म कर देता है, तो जाहिर बात है वो किसी और से तो हीट एनर्जी लेता नहीं, अपनी हीट खुद ही जनरेट करता था। तो अब वो स्टार आपका कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस होके एक न्यूट्रॉन स्टार में। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए जरूरी है कि वो जो पेरेंट स्टार था उसका जो मास है वो कम से कम 8 स्टेलर मासेस होना चाहिए। स्टेलर मास कहते हैं सन के मास को, यानी याद रखिएगा जब आपके ये सन जो स्टार है ये जिस दिन फौत होगा तो ये न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मास है वो 1 स्टेलर मास है। तो कम से कम जो स्टार हो जो कि बाद में न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसका जो मास है वो कम से कम 8, 10 या उससे ऊपर के स्टेलर मास पर होना चाहिए। और जब न्यूट्रॉन स्टार वजूद में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है कि कोर अंदर की तरफ क्या हो जाती है उसकी अट्रैक्ट हो जाती है, तो न्यूट्रॉन स्टार जब वजूद में आता है तो न्यूट्रॉन स्टार का जो स्टेलर मास होता है वो आमतौर से 3 होता है। हाँ, अब देखिए अगर आगे मजीद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे और न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा डेंस हो, 3 स्टेलर मासेस वाला नहीं हो बल्कि उससे भी बड़ा हो, तो फिर ये न्यूट्रॉन स्टार आगे हो सकता है कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो फॉर्मेशन, ये बल्कि ये वही बात है जो मैंने आपको समझानी है कि ब्लैक होल किस तरीके से वजूद में आते हैं। तो देखिए होता ही है कि बड़ा न्यूट्रॉन स्टार वजूद में आया, अब होता फिर ये कि उस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जो उसका इंटरनल प्रेशर होता है न्यूट्रॉन स्टार का और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है तो वो मिसमैच या कह लें बैलेंस उनका आउट हो जाता है। और ये बैलेंस आउट होने की वजह से कोर पूरी जो न्यूट्रॉन स्टार की होती है वो कोलैप्स कर जाती है और आपके पास बड़े जो है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। और कहा यही जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार पहले शायद क्वार्क स्टार बनता है और क्वार्क स्टार बनने के बाद फिर वो फाइनली कन्वर्ट होता होगा ब्लैक होल के अंदर, लेकिन उसके लिए न्यूट्रॉन स्टार जो है वो मैसिव होना चाहिए। ठीक हो गई यहां तक बात? तो हर न्यूट्रॉन स्टार का ब्लैक होल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ब्लैक होल एक जमाने में हो सकता है कि न्यूट्रॉन स्टार ही रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात। आगे चलते हैं मजीद। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या? डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल के पास अगर आप कोई मैटर भेजेंगे वो उसको भी हड़प लेगा, आप उसके पास से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजारेंगे वो उसको भी हड़प लेगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हमारी तो जितनी भी यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन है, लाइट आप भेजेंगे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट उसमें से बाहर आ नहीं सकती है एक्सेप्ट द रेडिएशन फ्रॉम द पोल्स, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी सिग्नल भेजते हैं ब्लैक होल में वो रिटर्न नहीं आता। तो रिटर्न नहीं आता तो हमें कैसे पता चलता है कि जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके सेंटर पे एक ब्लैक होल मौजूद है, तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। पहली चीज तो ये कि जब आप ये देखेंगे कुछ स्टार्स जो हैं वो एक सेंटर के गिर्द ऑर्बिट किए जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं और सेंटर पे आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो समझ जाइए कि हो सकता है कि वहां पर एक क्या होगा, एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन, एक ब्लैक होल मौजूद है जो अपने गिर्द उन सितारों को क्या कर रहा है? घुमाए जा रहा है, ऑर्बिट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज फिर ये कि जो आप उन स्टार्स को देख रहे हैं उन स्टार्स का आप मास नोट करें और फिर जिस हिसाब से वो घूम रहे हैं तो आप न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह का फॉर्मूला लगाकर उस जो न्यूट्रॉन स्टार है उसका मास निकाल सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार इतने मास का होगा, क्योंकि ये इतने मास का है इसलिए अपने गिर्द इतने बड़े स्टार्स को क्या कर रहा है? ऑर्बिट अराउंड करा रहा है। दूसरा एक और तरीका आपके पास ब्लैक होल को डिटेक्ट करने का ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये होती है कि जनरली लेंस क्या करता है?
जब लेंस के ऊपर कोई रोशनी आकर गिरती है तो लेंस उस रोशनी को बेंड कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक होल भी यही काम करता है कि रोशनी जा रही हो प्रॉपरली और फिर अचानक आप ये देखें कि रास्ते में आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, लेकिन रोशनी कुछ बेंड होकर फिर आगे चली गई। तो ये जो रोशनी की बेंडिंग हुई एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, जो ऑब्जेक्ट इनविजिबल था, आपके कह लें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप में आ ही नहीं रहा, तो सवाल ये पैदा हो रोशनी बेंड क्यों हुई होगी? लाजमन तौर से ब्लैक होल होगा वहां पर कोई ना कोई। तो दो बातें हो गई, या तो बड़े सितारे घूम रहे हो किसके गिर्द, एक सेंटर पॉइंट के गिर्द, या ग्रेविटेशनल लेंसिंग आ जाए, या एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्या नाम है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन क्या चीज है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें टाइम ट्रेवल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो देखिएगा इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी जो बहुत ही हैवीली डेंस्ड हो, जस्ट लाइक ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, दीज आर हैवीली डेंस्ड, तो इनके पास से जब कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो टाइम है, उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो स्लोली टिक करने लगता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है टाइम डायलेशन के ऊपर भी, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, आप मेरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहरहाल, तो जब आप देखें कि आपके पास ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो रही है और ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिख रहा, तो लाजमन तौर से वहां पर ब्लैक होल होगा। तो बस आखिरी एक बात अब आपको बस ये समझानी है कि ब्लैक होल्स हमारे पास जनरली चार बड़े तरीके के होते हैं। एक आपके पास जो होता है, ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो साइजेस के ऊपर है, तो एक हमारे पास जो होता है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। फिर हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते हैं, ये साइज में, ये मास में क्या होते जा रहे हैं, अब छोटे होते चले आ रहे हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल के बाद आपके पास स्टेलर ब्लैक होल आता है जो तकरीबन 10 गुना मास ऑफ सन के बराबर होता है, और फिर हमारे पास माइक्रो ब्लैक होल भी होता है। बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि ब्लैक होल की भी अपनी एक एज है, उसने भी एक अरसे तक चलना है। जनरली इसकी जो एज होती है वो उसके मास के हिसाब से डिपेंड करती है। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने फ्रांस में एफिल टावर देखा है तो आप एफिल टावर को अगर आप एक ब्लैक होल में कन्वर्ट कर दें तो एक दिन के अंदर ये ब्लैक होल जो है क्या हो जाएगा, वो अपनी लाइफ पूरी करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल हॉकिंग रेडिएशन ये इमिट तो कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक ब्लैक होल के ऊपर आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कॉस्मॉस फिजिक्स की सीरीज के हम नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।